अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। मैं हूं जुबैर रहमान। डिलीवरी बॉय कत्ल केस आप लोगों के सामने है। ऐसे में दोनों फ्रीकैन की जानिब से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ की जा रही है। जो लड़की है उसका ये कहना है कि लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको तंग करता था। अब जो लड़के वाले हैं उनका ये कहना है कि ये खातून जो है ये हमारे भाई के साथ मुबैना तौर पर होटलिंग करती थी। इसकी वीडियोज हैं हमारे पास। इसके अलावा कुछ नाजेबा वीडियोज का भी जिक्र किया जा रहा है। तो राब्ता किसका ज़्यादा होता था, फ़ोन कॉल्स किसकी जानिब से ज़्यादा की जाती थी, मैसेजेस किसकी जानिब से किए जाते थे, ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि आप लोगों के ज़हन में हैं। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है अपने ज़राए से, अपने सोर्सेज से। तो इस पूरे केस को आज की वीडियो में हमने उधेड़ के रख देना है। फैसला आपने करना है कि असल में गुनाहगार है कौन। एडी मलिक साहब हैं, ये शुरू दिन से ही इस केस के ऊपर बड़ा डीपली काम कर रहे हैं। इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारे प्रूफ हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ आप लोगों को बताना चाह रहे हैं या फिर दिखाना चाह रहे हैं। एडी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जी ज़ुबैर साहब, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। देखें, आपको पता है कि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। हम्म, और इस केस को जिस दिन से ये हाईलाइट हुआ है, मैं नहीं समझता था कि ये केस जो इतना हाईलाइट हो सकता था। लेकिन इस केस में जो सबसे जो बड़ी वजह थी कि एक नौजवान, जो कि एक खातून, जिसका ये कहना है कि ये मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसता है, लेकिन उसके बाद उसका शोहर उसको मार के उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है, उसको मार देता है जान से। हम्म। ठीक है। जो इस केस की मैंने आपको कहा कि हाई मार देता है, उसके बाद जला भी देता है, सर, मैं उसी जो तरफ कि आ रहा हूँ आज ना तक कि तारीख में हमने नहीं देखा। देखिए, बहुत सारे इस तरह के जो कत्ल होते हैं ना, वो होते हैं और हम आपको पता है कि लोगों के सामने लेकर आते हैं। लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ी वजह थी, जो इतनी हाइप अख्तियार कर गया, वो सिर्फ ये थी कि जब उस नौजवान को मार दिया गया था, हम्म, उसको कत्ल कर दिया गया था, फिर उससे बढ़कर जब उनके दिल की भड़ास खत्म नहीं हुई, तो उन लोगों ने, दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर उस नौजवान की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में रखा और फिर, अच्छा, उन्होंने, जुबैर साहब, मैं अब तक बहुत सारे लोगों की आपने वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे लोगों के आपने इंटरव्यूज देखे होंगे, मुलजमा का भी देखा सुना, सारा कुछ किया, मैंने भी किया, आपने भी किया। लेकिन किसी ने वो रूट मैप नहीं बताया अभी हम्म, कि उन्होंने जो उनकी हाई कोर्ट सोसाइटी से जिस घर में उन्होंने मकतूल रईस का कत्ल किया, हम्म, उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में रखा हम्म, और फिर उसके बाद उस गाड़ी को वहां शाम के भट्टियां थाना मांगा मंडी की हदूद में किस रूट पर, किस रास्ते से वो लेकर गए, वो मैंने सीसीटीवी फुटेज ले ली है। आपको पता है कि ये लैपटॉप आप देख रहे हैं और ये जो वीडियो जो नजर आ रही हैं आपको, हम्म। ये आपकी दुआ से मैंने सारा कुछ हासिल कर लिया है। वैसे उस तरफ जाते कितने रास्ते हैं? सर, उस पॉइंट पर, जो वकुआ पर आप भी गए हैं, मैं भी हम्म, गया हूं, हम्म, उस वकुआ पर हम्म, जाने के सिर्फ दो रास्ते हैं। अब उन रास्तों पे जहां गाड़ी जा रही है, हम्म। सीसीटीवी कैमराज हैं जिनकी बेशुमार, फुटेज आपने निकलवा ली है। जुबैर साहब, बेशुमार कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी, क्योंकि ये लाहौर का मेन जो है ना, जिसे गढ़ समझा जाता हम्म, है, ये वो एक रोड है, हम्म, ये वो एक समले वे है जिस वे पर इन लोगों ने गए। लेकिन देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि मुलजम जितना मर्जी शातिर हो ना, हम्म, वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए 101 हरबे इस्तेमाल करेगा। हम्म, लेकिन अगर मुलज़म 101 हरबे इस्तेमाल करके ये सोच लेता है कि अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, हम्म, तो जो 102 जो दूसरा हरबा होता है ना, वो होता है कानून का। हम्म, और वो कानून का हरबा उन 101 हरबों को मात शिकस्त देता हुआ कामयाब हो जाता है और फिर मुलज़म बड़ी बआसानी से जो है ना, वो पकड़े जाते हैं और फिर तोते की तरह वो अपने जुर्म को तस्लीम भी कर लेते हैं। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ। हम्म, इन लोगों ने जब वहां से निकले, दो रास्ते इन्होंने इस्तेमाल किए। इनकी गाड़ी दो जगह से टर्न आउट होती हम्म, है, ठीक है ना। गाड़ी का नंबर 386 है, करोला गाड़ी है। हम्म, ये गाड़ी दो जगह से टर्न आउट होती है। हम्म, एक तो ये वापडा टाउन के गोल चक्कर से हम्म, पहले जाती है, ये जो शौकत खानम रोड है, हम्म, उस तरफ जाती है, वहां से यू टर्न लेती है। हम्म, देखिए, मुलजम जो दोनों हैं, दोनों मियाँ बीवी, फरहान और आमना, बड़े शातिर हैं और हम्म, बड़े पढ़े लिखे हैं।
इन्होंने हो सकता है कि कोई ऐसी सीरीज देखी हो जिसमें इस तरह की क्राइम स्टोरीज हों, लेकिन उसका उन्होंने शायद एंड ना देखा हो। अब इन लोगों ने प्लानिंग की है और फिर ये प्लानिंग करते हुए ये वापडा टाउन के अंदर से निकलते हैं। अच्छा। वापटा टाउन के अंदर से निकलकर ये जब केनाल रोड पर आते हैं, केनाल रोड में जो मेन केनाल रोड है उसकी बात नहीं कर रहा, जब ठोकर से एक केनाल रोड चली जाती है बहरिया टाउन की तरफ, और दूसरा जो मेन मुल्तान रोड है, क्योंकि ये मेन मुल्तान रोड से चंद गज की दूरी पर इन्होंने इस रईस की जो बॉडी है उसको ला के इन्होंने जला के राख किया था। मतलब अपनी तरफ से उन्होंने एहतियाती तदबीर इस्तेमाल की या फिर अख्तियार की कि हम उस रास्ते से जाएं जहां पे हम पकड़े ना जाएं। बिल्कुल, डेफिनेटली हर जो क्रिमिनल होता है ना वो इसी तरह कहता है कि मुझे कोई देख ना ले, मैं किसी कैमरे में ना आ जाऊं, लेकिन इनको तो ये नहीं पता था कि कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं। प्राइवेटली भी लोगों ने कैमरे लगाए हुए हैं, और ये जो फुटेज मैंने हासिल की है ये प्राइवेट लोगों के जो घरों पर लगे हुए हैं या किसी दुकान पर लगे हैं या किसी ऐसे चौक पर लगे हुए हैं, तो मैंने वहां से कलेक्ट की है। और ये बड़ी वाजियत फुटेज है, और मैं जब ये चलेगी लोग देखेंगे तो यकीन करें कि लोग फिर इसको तस्लीम करेंगे कि वाकई ये दोनों कितने कसूरवार हैं। अभी तक पुलिस की जानिब से भी 2 अफराद सामने लाए गए हैं जो इस मुकदमा के मुद्दई हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने एक तीसरा बंदा भी पकड़वाया है, उसको सामने नहीं लाया जा रहा। अभी तक उसका कहीं पे जिक्र तक नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है कि ये जो तीसरा बंदा है इसको क्यों छुपाया जा रहा जुबैर साहब, तीसरा मुल्ज़िम कौन है या नहीं है, इसका तो पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश की है इसकी। और जो तीसरा मुल्ज़िम जो मुद्दई मुकदमा की जानिब से नामजद करवाया गया है वो मुल्ज़िम फरहान का भाई है, जिसका आमना कहती है कि मैं अपने देवर के कमरे में थी। है? ये उस देवर की बात की जा रही है, लेकिन इसमें अफसोस की बात भी, आप इसमें अफसोस का इजहार भी कर सकते हैं कि पुलिस ने उस मुल्ज़िम को अभी तक सामने क्यों नहीं लाया। क्या इसमें मुहरकात हैं, पुलिस के क्या इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्यों उस मुल्ज़िम को अभी तक सामने नहीं लाया गया। जहाँ तक मैंने जो अपने ज़राए से हासिल की इन्फॉर्मेशन इस मुल्ज़िम के बारे में, जो कि तीसरा मुल्ज़िम है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसका कहीं कोई इस केस में, इस कत्ल के केस में, इस अफसोसनाक जो वाक़या इन्होंने किया है, इस सारे वाक़या में उस शख्स का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई। ये पुलिस का कहना है, ये मेरा नहीं कहना। और पुलिस ने अब मुद्दई मुकदमा को कैसे मुतमईन करना है, ये पुलिस का काम है। अब देखें, जिनका अपना प्यारा गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, उनके लिए तो उस घर में अगर कोई परिंदा भी है तो वो भी कसूरवार है, क्योंकि जब एक जिंदा इंसान को मारा जा रहा था, हाथ पांव बांध कर उस पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा था, जुबैर साहब, सब लोग सोए हुए थे। मतलब मैं वो भी तो बराबर के शरीक हैं जुर्म में? भाईजान, मैं तो कहता हूं कि आमना का ससुर भी इसमें 100% बराबर का शरीक है, क्योंकि इन लोगों ने उसकी चीखते चलाते हुए की आवाजें जब सुनी तो अपने कानों में इन्होंने उंगलियां क्यों दे ली? इन्होंने क्यों नहीं पुलिस को बताया कि हमारे घर में इस तरह का वाकया हो रहा है? इन्होंने क्यों अपने बेटे को नहीं समझाने की कोशिश की कि बेटा बस करो, मर जाएगा, वो भी किसी का बच्चा है। वो तो गलती की थी, इंसान से गलती। अब गलती किससे हुई है? आप देखें ना, गलती किससे हुई है? गलती इन्हीं लोगों से हुई है। जुबैर साहब, मैंने आपको मैसेज करके बुलाया है, मैंने आपको कॉल करके बुलाया है, आप मेरे घर आए हैं, ठीक है? आप जबरदस्ती तो नहीं आ सकते जी। जब तक आप किसी को ना बुलाएं कोई कैसे आ सकता है? तो अब ये जो रोना धोना रो रहे हैं कि जी वो हमारे घर में जबरदस्ती आया था, वो हमारे घर में घुस गया था, ऐसा अब इनका रोना धोना बिल्कुल रायगा है। ठीक है। अब मैं 2 इंतहाई अहम सवाल करने लगा हूँ। ये बल्कि इंकशाफात होंगे आप लोगों के लिए भी जब आप इनका जवाब सुनेंगे। मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए हैं, बिल्कुल 2 लोग सामने आए हैं। ऐसे ही है। एक ने इंकशाफ किया है, एक ने बिल्कुल। बताया है, माना है, जुर्म का इकरार किया है, जबकि जो वो मुल्ज़िम है वो मुसलसल इनकार कर रही है। अब आप ये बताएं कि इस पूरे केस में सज़ा किसको मिलेगी? वैसे बड़ा पॉइंट का सवाल किया है, और ये सवाल करना बनता है और इसका जवाब लोगों को मिलना चाहिए। ये लोगों के सवालात हैं जो कि शायद इसमें जो हमारे अफसरान हैं वो ना दे सकें, लेकिन जैसे कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ये फ़र्ज़ है, अगर हम सहाफ़त कर रहे हैं, अगर हम लोगों को इस तरह के वाक़यात से आगाह कर रहे हैं,
तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें हम देखें। अब इस आपके सवाल का जो जवाब होगा ना, ये बड़ा तल्ख होगा, और इस तल्ख सवाल के जवाब पर लोग हो सकता है कि मुझे तनकीद का निशाना बनाएं, आपको तनकीद का निशाना बनाएं, उन सब के बारे में क्या कहा जाए और हमारे बारे में क्या कहा जा सकता है, ये आप लोगों ने बड़े इत्मीनान से सुनना है। देखिए, हमारा पेशा है, हमारा काम है कि हमने हकायक से बात करनी है, सच की रोशनी में आपको आगाह करना है, जो सच है वो हमने बताना है। तो जुबैर साहब, इस केस में जो 302 होती है ना, ये तमाम जुराइम से बढ़कर आखिरी जो होती है ना दफा, ये 302 की होती है, इससे आगे कुछ नहीं होता। अब 302 का जो इतराफ है वो किसने किया है? फरहान ने। फरहान ने, डेफिनेटली। अब इसमें नामजद कितने मुल्जिम है, सामने कितने आए हैं? दो। दो। अब जो दूसरी मुल्जिमा है उसका क्या कसूर है? असल कसूरवार तो वही है, काम तो शुरू उसी से हुआ है, उसका लेकिन कसूर इतना है। बज़ाहिर वो नहीं मान रही किसी भी चीज़ को। हत्ता कि उसका खामन तक ये बात कर रहा है कि मैं जुर्मदार हूँ, मैं कसूरवार हूँ, वो बेकसूर है। सर, मैं जो मेरी नाकस अब तक की जो मेरा एक्सपीरियंस है इस सारे क्राइम स्टोरीज के हवाले से, वो ये है कि पुलिस ने भी मरकर खुदा के सामने जाना है। अदालतों में जो जज साहबान जो सजाएं देते हैं उन्होंने भी मरना है। और इस केस में 302 में एक एक लफ्ज को बड़ी बारीक बीनी से देखा जाता है कि ऐसा ना हो किसी बेगुनाह को ना सजा हो जाए। अब इस सारे सिनेरियो में फरहान तो 302 लाख की है, सही, ठीक है ना, क्योंकि उसने खुद उसने मान लिया, उसने तस्लीम कर लिया। फरहान ने ही उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, फरहान ने उसको ट्रैप किया, फरहान ने उसको अपने घर बुलाया, फरहान ने उसको डंडे सोटों से या जिससे भी मारा, ये सारा कुछ फरहान ने किया। फिर फरहान ने ही उसकी डेड बॉडी को उठाया, गाड़ी में रखा और वहां पर ले जाकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का, आग लगाई और खाक बना दिया। ये सारे का सारा जुर्म जाता है फरहान के जिम्मे, फरहान इसको तस्लीम कर चुका है। बची अब इसमें इसकी वाइफ आमिना, जिसका सारा कसूर है। अगर आमना का रईस के साथ ना इस तरह का नाजायज रिश्ता बनता तो शायद आज ना फरहान और आमना इस मुकाम पर होती और ना ही आज रईस इस दुनिया में कूच करता। अब बात यह है कि सजा तो होनी है एक को, कत्ल का जो मुल्ज़म होता है ना उसको एक को, वही होता है जो जुर्म तस्लीम कर ले या जिस पर जुर्म साबित हो जाए। आपकी बात से जो मुझे समझ आई है, आपका ये कहना है कि सज़ा फरहान को होगी, जबकि साथ में आमना तो आमना बच जाएगी। सर, आमना बच नहीं जाएगी, बल्कि आमना बहुत जल्दी जेल से रिहा भी हो जाएगी। ना करें। मैं हकीकत है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस की एक तफ्तीश बता रही है। खातून जिससे ये सारा कुछ शुरू होता है, मुदई जो कह रहे हैं कि हमारी ये भी उतनी ही कसूरवार है, ये हमारी उतनी ही मुजरिम है जितना कि फरहान है। आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो चंद दिनों में बाहर आ जाएगी। सर, मैं चंद दिन की बात नहीं कर रहा। देखें, फरहान ने जो जुर्म किया उसने कर लिया। अब फरहान की बीवी का जुर्म सिर्फ ये है कि वो उस दिन उस रात फरहान के साथ उस गाड़ी में अगली सीट पर बैठकर वो अपने घर से उस मुकाम पर वकुआ की जगह पर पहुंची। ना उसने उस डेड बॉडी को हाथ लगाया, ना उसने उठाकर उसकी मदद करके अपने शोहर की मदद की हो कि उस जगह पर छोड़ा हो, या उसने माचिस की तीली लगाई लेकिन हो, उसने या उसने सहूलतकारी तो पेट्रोल। की है, वो सर, साथ उसकी गई है। सहूलत देखें उसने उसकी। इस जुर्म को छुपाने में अपने खामन का साथ दिया है। जुबैर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, जुर्म छुपा भी कौन रहा था? जुर्म छुपा रहा था। अगर 202 लगेगी ना, जो एविडेंस छुपाने की जो होती है दफात, वो 202 होती है और वो भी फरहान पर ही लगेगी। इसकी जो सहूलतकारी वो ये है कि फरहान का जो एक माइंड सेट हो चुका था कि मेरे साथ अगर कोई फीमेल खातून बैठी होगी तो लोगों को यही लगेगा कि फैमिली जा रही है, मुझे कोई रोकेगा नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ ये माइंड था। अब जो आमना का कसूर है वो ये कसूर है कि वो अपने शोहर के साथ अपनी गाड़ी में बैठी है। अब उसके इतने कसूर को इतनी सी ही सजा मिलेगी। अब इतनी सी सजा से आप अंदाजा ये लगा रहे हैं। ये बड़ी और अजीबो गरीब इन्होंने बात किया, बल्कि इन्होंने इंकशाफ किया कि जो मुल्जिम है वो चंद दिन नहीं तो चंद महीनों के अंदर अंदर बाहर आ जाएगी। तो वैसे बाहर बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ। उसने कोई रईस को डंडा नहीं मारा, उसने रईस
पर कोई चपेट नहीं मारी, उसने रईस को आग नहीं लगाई, उसने रईस के साथ कुछ नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं देखने वालों को बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस की तफ्तीश बता रही है, जो पुलिस ने तफ्तीश की है। अब इसी तफ्तीश जो पुलिस ने मिसल लिखी है ना, ठीक है ना, मीडिया पर आकर जो कुछ मर्जी बताते रहे। और सबसे बड़ी बात, और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये भी बड़ी शॉकिंग होगी लोगों के लिए, जो लोग शायद इस ऐसे केसेस के हवाले से ये उनको पता नहीं होता कि पुलिस किसी मुलजम का जब रिमांड लेती है और फिर उस रिमांड के दौरान उस मुलजमान से, या कोई भी मुलजम हो, उससे जो वो इतराफ़ जुर्म करवा लेती है, और उस इतराफ़ जुर्म की पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट की अदालत में कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा। मुलजम अदालत के रूबरू जज के सामने ये बता सकता है कि मुझ पर तशद्दुद करके ये जबरदस्ती बयान लिया है। जुबैर साहब, बहुत सारे इस केस में 302 में इस आसानी पॉइंट्स से हैं, सजा नहीं हो पॉइंट्स हैं। सकती अगर दोनों तरफ से, अगर तो रईस के वरिसान के जो अगर वकील हजरात जो समझदार हुए, ऐसा ना हो कि कोई टिकटॉक से वकील उठाएं और कहें जी ये हमारा जो फ्री में केस लड़ लेगा, तो भाईजान बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये मैं आपको भी एडवाइस दे, किसी बंदे दे पुत्र वकील ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੁਣਾव करना ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ। ऐसा ना होए कि जी एवें मुंह चुको तो किसी ਨੂੰ भी पैसे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बड़े मामलात होते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ना जुबैर साहब, फरहान की तरफ से, क्योंकि वो पार्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा हवालात में भी उनका कैसे रहन सहन था, कोई किसी किस्म की कोई नदामत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। बल्कि नाजरीन ने भी देखा होगा कि बिल्कुल कैसे बिल्कुल, कपड़े लोगों ने ये हर सवाल इंटरव्यू भी में उठाए चेंज हैं। होते थे। अब सर, असल में जो बात थी ना वो ये थी। अब मेरे पास और भी कुछ ऐसे एविडेंस मैंने हासिल कर लिए हैं। अच्छा। कोई और किसी भी चैनल पर आपको ऐसे एविडेंस नहीं मिलेंगे। चलें, आपके पास काफ़ी सारा डाटा है, आपके पास बेइंतहा इंफॉर्मेशन है जो कि आपने इस हफ्ता डेढ़ के अंदर इकट्ठी की है। बिल्कुल। एक बड़ा अहम सवाल है, ये भी हमारे नाज़रीन के लिए इंकशाफ होगा। डाटा आपके पास है, बिल्कुल है। अब आपने अवाम को बताना है कि भाई फ़ोन कॉल्स किसकी तरफ से ज़्यादा की जाती थी, वैसे मैं, मैसेजेस किसकी तरफ से ज़्यादा अगर किए जाते थे। अगर अगर मुझे आप इस चीज़ का थोड़ा सा टाइम दें कि जो सीडीआर है मकतूल और मुलजमा की, अल्हम्दुलिल्लाह से आपके भाई के पास मौजूद है। अच्छा। अगर हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बिल्कुल। हमारे जो नाज़रीन है वो बोर हो जाएंगे हमारी बातों से। तो मैं चाहता हूं कि इस सीडीआर पर जो गुफ्तगू है ना वो हम अगली वीडियो में करें। तो बस नाज़रीन, आपने तैयार रहना है, बहुत जल्द हमारी अगली वीडियो आने वाली है, उसमें हम ना सिर्फ आपको सीडीआर की डिटेल बताएंगे बल्कि साथ साथ चलाएंगे, साथ साथ आपको दिखाएंगे कि ये आप देखें कि ये कॉल थी, ये मैसेजेस थे जो कि किसकी जानिब से किए गए थे। उसके बाद फैसला आप लोगों ने खुद करना है